हम लास्ट क्लास में मई जून 19 का पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, 4A पे हमने अपनी क्लास एंड की थी। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। When alkenes are heated to high temperature, in the absence of air, molecules can break into smaller molecules। यानी कि अगर आप देखें और इस इंफॉर्मेशन को देखें तो किस रिएक्शन की बात हो रही है? क्रैकिंग की बात हो रही है। ठीक है, और उन्होंने यही बात हमसे पूछी है कि बेटा इट्स 2-2 शाजरा, ये 2-2 वेरिएंट है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की टाइप उन्होंने पूछी है, तो हम क्या यहाँ पे नोट डाउन लिखेंगे? इट्स अ क्रैकिंग। जी, ये क्लियर है सबको? नाउ राइट एन इक्वेशन which describes the reaction occurring when heptane is heated in the absence of air to form hexane, butane and ethene only। तो ये आपका देखें रिएक्टेंट है और ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, क्रैकिंग का रिएक्शन है, उन्होंने आपसे इक्वेशन में लिखने को बोला है। तो इफ वी विल स्टार्ट विद हेप्टेन, इट इज C7H16। ठीक है, हीट करने पे क्या बनाएगा? हेक्सेन बनाएगा, हेक्सेन CnH2n C6H14। उसके बाद क्या बनाएगा? ब्यूटेन बनाएगा, C4H10। क्यों? दोनों का नेम अल्केन है, तो दोनों में जनरल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? CnH2n+2 का। एंड देन इथीन, इथीन इज अल्कीन, CnH2n का जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा, सो यू विल हैव C2H4। जी, ये यहां तक सबको क्लियर है? हमारी जो इक्वेशन बनी है वो अनबैलेंस्ड है, तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। तो अगर आप काउंट करिए तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे कितने कार्बन हो रहे हैं? 12, एंड रिएक्टेंट साइड है ओनली 7 कार्बन। तो अगर मैं रिएक्टेंट को टाइम्स 2 कर दूं, so I have a 14 carbon, और if I put 2 over here, तो 12+2, इधर भी 14 कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 32। प्रोडक्ट साइड पे आप हाइड्रोजन काउंट करें, कितने? 14 + 10 + 8, तो 24 एंड 8 32। तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए और कार्बन भी इक्वल हो गए। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। The equation for the complete combustion of ethene is shown। ठीक है, इथीन की कंप्लीट कंबस्शन की इक्वेशन हमें शो हो रही है। जी, हेप्टेन इंडिविजुअली नहीं बना सकता, मगर 2 हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब क्लियर है आपको शाजरे? क्योंकि और उन्होंने हमें यही कंडीशन, यही प्रोडक्ट्स दी थी।
एंड इफ यू आर व्हाट्सएप मी, अगर आप लोग मुझे सॉरी चैट पे कोई भी रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो चैट पे जो है को होस्ट पे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। ओके, calculate the volume in dm cube of carbon dioxide formed in the complete combustion of 100 gram of ethene at room temperature and pressure। उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने आपको फाइंड करने को कहा है। जब 1 ग्राम इथीन कंबस्ट हो रहा है तो इथीन इज C2H4, तो सबसे पहले तो आप इथीन के मोल्स आइडेंटिफाई करें, तो 1.00 divided by 22 कार्बन, so its mass will be 24 plus 4 28। जी मुझे वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू आ रही है। जीरो 0.0357। 0.0357 ये मुझे मोल्स मिल गए इथीन के, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन को देखें तो हमने इक्वेशन में मोल रेशो यूज किया है, सही है। मोल रेशो देखेंगे, वी हैव अ 1 मोल एंड 2 मोल्स ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्मिंग। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड करने हैं तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि जो भी इथीन के मोल्स आए हैं उन्हें अगर मैं टाइम्स 2 कर दूंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको। यस सर। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। 0.0714। 0.0714। okay, so we have a moles of carbon dioxide। now carbon dioxide is a gas, तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम का यूनिट देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है डीएम क्यूब में, तो व्हाट आई विल डू, मैं मोल्स को 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर। जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। So 1.7 1.714। 1.714। 1.714। ओके, आप 1.71 ही लिखिए 3। सर 24,000 से तब करते हैं जब सेम क्यूब में करना होता है। जी जब सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होता है तो 24,000 से, जब हमें सीएम क्यूब में वॉल्यूम चाहिए होता। अगर यहाँ पे इन्होंने यूनिट सीएम क्यूब दिया हुआ होता तो मैं इस 24 की जगह 24,000 से मल्टीप्लाई करता। इज दिस क्लियर। यस सर। okay, now the table compares the reactivity of alkanes and alkenes with chlorine। okay, name the type of a reaction with chlorine। alkanes कौन सा रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन्स में क्या होता है, एडिशन भी होता है सब्स्टिट्यूशन भी होता है। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ओके, हेयर मैकेनिज्म में हमें पता है फ्री रेडिकल बनते हैं, और अगर एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इस इंफॉर्मेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले। जी सबको क्लियर है ना। जी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके समझने में कोई मुश्किल है तो पूछ लीजिए। उन्होंने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि अल्कीन सब्स्टिट्यूशन करेगा, अल्केन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और अल्केन हमें पता है हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें जो स्पीशीज फॉर्म होंगी वो फ्री रेडिकल्स होंगे।
अल्कीन्स की जो रिएक्शन होते हैं, अल्कीन्स में उन्होंने बताया कि वो अल्कीन जो है क्लोरीन के साथ एडिशन भी करेगा और सब्स्टिट्यूशन भी करेगा। तो जब वो एडिशन करेगा तो कौन सी स्पीशीज फॉर्म होंगी? इलेक्ट्रोफाइल। और जब वो सब्स्टिट्यूशन करेगा तो कौन सी स्पीशीज फॉर्म होंगी? फ्री रेडिकल्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. During the first stage in the substitution reaction, chlorine forms chlorine free radicals. Okay. What is meant by the term free radical? Sir, unpaired electron in the valence shell. Okay. वैलेंस शेल बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि a species और a particle, स्पीशी बोले तो ज्यादा बेहतर है, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जी, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। एक मिनट, ताहा ने भी लीक कर दिया था। Name and explain the type of bond breaking which occur to form chlorine free radicals। जी, जब भी रेडिकल्स फॉर्म होते हैं तो कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है? Homolytic. वेरी गुड। इट इज ऑलवेज अ होमोलिटिक ब्रेकिंग। जब भी रेडिकल्स फॉर्म होंगे तो हमेशा कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और अगर रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है, तो हिट्रोलिटिक ब्रेकिंग होगी। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सर ये हिट्रोलिटिक वाली समझ नहीं आई। हिट्रोलिटिक तो अभी हमने कहा कहीं इसमें नहीं हो रही ना, इसमें होमोलिटिक हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं। हिट्रोलिटिक तब होती है जब भी जो है, फॉर एग्जांपल आइंस बनते हैं। जिस तरह आप केस ले लें हेलोजिनो एल्केन में, क्या होता है कि जब टर्शरी हेलोजिनो एल्केन होता है तो उस मैकेनिज्म में being a more electronegative, it will break, and when it will break it take away the whole pair of electron with it। तो क्लोरीन जब होल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाता है तो रिमेनिंग कार्बन को वो क्या बना देता है? पॉजिटिव आयन बना देता है और खुद क्लोराइड बन जाता है। तो ऐसी ब्रेकिंग को क्या कहा जाता है? हिट्रोलिटिक ब्रेकिंग कहा जाता है। और जब दो ऐसे एटम्स बॉन्डेड हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो या बहुत ही कम हो, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह होती है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग की हुई है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है और इस तरह आपके रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग को हम होमोलिटिक ब्रेकिंग कहते हैं। क्लियर है ये बात? जी, ये क्लियर है सबको? Yes, अब्दुलरहमान sir. आपको क्लियर हो गई? जी सर। ओके। नेम द स्टेज of the reaction mechanism अच्छा सॉरी, नेम एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को भी बोला है तो वही बात जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी वही बात आप यहाँ पे लिखेंगे कि होमोलिटिक ब्रेकिंग है बिकॉज each
इलेक्ट्रॉन, नो ईच नहीं लिखे बल्कि इस तरह लिखें, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन goes to each chlorine, ठीक है, हर क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जी ये बात क्लियर है सबको? Name the stage of the reaction mechanism which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical। तो अगर आप रिकॉल करें तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता था, जिसे हम इनिशिएशन स्टेज कहते थे, उसमें क्लोरीन के रेडिकल्स फॉर्म होते थे, और जब क्लोरीन के Propagation. रेडिकल, यस वेरी गुड बेटा, मीथेन जब क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करता था तो उसके रिजल्ट में मिथाइल रेडिकल फॉर्म हो जाता था और HCl फॉर्म हो जाता था, और ये स्टेज क्या था? प्रोपेगेशन था। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? प्रोपेगेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Complete the equation for the reaction which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical। ओके तो ये देखिए मैंने भी ऊपर आपको बना के दिखाई है। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, कार्बन रेडिकल बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हुआ है वो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लेगा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। Carbon atoms can form sigma and pi bonds within the hydrocarbon molecules। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताइएगा मेरे। जी दोबारा बोलिएगा हसन। हाँ सर बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखना था। हाँ देख लें। देख लिया? जी सर। ओके carbon atoms can form pi and sigma and pi bonds within hydrocarbon molecule। Explain the following statement with reference to sigma and pi bonds। Alkenes react with electrophiles but alkanes do not। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड को रेफर करते हुए। सर क्योंकि वो पाई बॉन्ड जो अल्कीन्स में होते हैं दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। ओके सही कह रहे हैं आप, ठीक है। Carbon has a positive bond, a positive charge due to which it attracts the electrophile. अच्छा अब मुझे बताएं सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है? Single bond. सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो पहले तो आप ये बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस। अल्केन्स हैव ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। अल्केन्स में क्या होते हैं? सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। एंड alkenes have sigma and pi
बोथ बॉन्ड्स, ठीक है ना, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होने की वजह से सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। अच्छा जी, अब पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि अगर हम अल्कीन में देखें तो जहां पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, उस पाई बॉन्ड का मतलब है ये पूरा रीजन। अब पाई बॉन्ड बनने की वजह से इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन दोनों कार्बन एटम्स के बिटवीन इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी वजह से अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा, वो इसकी तरफ बहुत रेडिली अट्रैक्ट करेगा। और अल्केन्स में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो है इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करते या इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट नहीं होते। ये बात क्लियर है? सर ये तो रिपीट करें, क्या अट्रैक्ट नहीं होते? और ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन सर क्यों लिखा है? भाई देखो, दो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 4, सही है, समझ गया सर। ये तो आपने इसका एंड में क्या मतलब है, बात बोली थी कि हाँ, अट्रैक्ट नहीं इसका होते मतलब वो? ये हुआ कि इस एरिया में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे हाई होगी पूरे मॉलिक्यूल में। जी सर। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो इसकी तरफ रेडिली अट्रैक्ट होंगे। जी सर। और जब रेडिली अट्रैक्ट होंगे तो रिएक्ट करेंगे। अल्केन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अल्केन से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है सर, क्योंकि समझ अल्केन गया आपकी बात। में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसी बात को हम आगे स्टेट करेंगे कि electrophiles attracted towards कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है इस वजह से, एंड reacts with it due to high charge density of electrons। जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. शास्त्रे आपको भी क्लियर हो गया और बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. ओके। Many naturally occurring esters are used as a flavoring in foods. The structure of ester V is shown. Name V. अच्छा, अगर नेमिंग में मसला हो रहा है तो पहले आप इसको स्केलेटल से चेंज कर लें। तो हम ये देखेंगे कि CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। उस ऑक्सीजन के बाद CH2 ग्रुप है, फिर CH2 ग्रुप है और फिर CH3 ग्रुप है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है जी? इस पार्ट को क्या कहते हैं? अल्कानोएट। और जो सिंपल सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? अल्काइल। तो इस मॉलिक्यूल में अल्काइल वाले पार्ट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो इट मींस अल्काइल को क्या कहलाएगा? Propyl. प्रोपाइल। और अल्कानोएट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2. 2। तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होती है? एथ।
तो प्रोपाइल एथानोएट, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, we reacts with a reagent to form a salt of carboxylic acid and an alcohol. Identify the reagent, इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, ठीक है? सर जब NaO हाइड्रोलिसिस होती है तो मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होता है, ठीक है? अब जब मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होगा तो देखिए आपको एक पार्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी, मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होता है, और दूसरा पार्ट आपको क्या मिलेगा, OCH2 CH2 CH3। ये बात यहां तक क्लियर है? अब अगली बात जरा सुनिएगा गौर से। वाटर का H अल्काइल से लग जाएगा तो उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और जो C डबल बॉन्ड वाला पार्ट है उधर OH लग जाएगा तो वो एसिड बन जाएगा। अच्छा, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो तब भी ये फॉर्म होता है, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी इनिशियली ये फॉर्म होता है, मगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में अल्कली होने की वजह से ये एसिड फर्दर रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे रिएजेंट एक अल्कली होगी, और हाइड्रोलिसिस के लिए जो हम नॉर्मली अल्कली यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वैसे यूज की जा सकती है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Sir, can you Yes. repeat this? यस, Can you repeat this, sir? या श्योर। देखें, ये वाली चीज क्लियर हो गई थी आपको? जी सर। अच्छा, अब देखें जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस में इसी तरह वाटर भी ब्रेक हो जाता है, किसमें? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब हमें अगर आप सोचें कि ये इस तरह ब्रेक हुआ है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव, वो सॉरी वाटर का नेगेटिव एंड यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जाके इससे कंबाइन होगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात क्लियर? जी सर। और इसी तरह अल्कोहल को नेगेटिव O को हाइड्रोजन जाके अटैच होगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, अल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है? अच्छा, अब अगली बात सुनिए, अगर हम हाइड्रोलिसिस इस तरह की कर रहे होते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें यही प्रोडक्ट मिलती, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ना कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर रिएक्ट करता और अल्कोहल भी नहीं करता है। मगर अगर यही हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में हो रही होगी तो अल्कली प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में, तो जो एसिड फॉर्म होगा वो उस अल्कली से रिएक्ट कर लेगा। अब अगर NaOH प्रेजेंट होगी तो NaOH से रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है वो Na जो है सोडियम जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसका मतलब है कि कौन सा रिएजेंट यूज हुआ यहाँ पे? ये बनाने के लिए हमें NaOH, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल रहा, उसका सॉल्ट मिल रहा है, विच मींस के एक्चुअली बेसिक हाइड्रोलिसिस की है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे ये पता चल रहा है कि ये बेसिक हाइड्रोलिसिस हुई है। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। अगर लेकिन सर किसी को और को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर लेकिन NaOH के अलावा भी तो इस्तेमाल हो सकते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला KOH भी यूज हो सकता है। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बेस यूज की जाती है और स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप 1 की होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दूं तो वो भी करेक्ट होगा, मगर आप वीक बेस हाइड्रोलिसिस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर जनरली NaOH ही लिखें, ठीक है। हाँ, दूसरा आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। सर NaOH एक्वस में होगा ना? हाँ, मगर उन्होंने कंडीशन नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ रिएजेंट बोला है, और नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन ही होता है। ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो अब देखें, हमारा जो होमवर्क हुआ था उससे में हम वो अल्कोहल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके, मगर इन्होंने यहाँ पे आपसे क्या मांगा है, उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला। एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला मींस you need to show each and every bond. So 1 2 3, थर्ड कार्बन पे O लगेगा और उस O के साथ H बॉन्ड होगा। नाउ हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए हम हर कार्बन पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। So here we have a displayed formula for a alcohol. Is this clear? अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये कौन सा? डिस्प्लेड फॉर्मूला वापस से बताइएगा। जी, ये डिस्प्लेड फॉर्मूला वापस से बताइएगा। डिस्प्लेड फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि आप सारे बॉन्ड शो करें। जी सर। तो हमने ये देखें, ये अल्कोहल बनाया था ना जिसे मैंने इनसर्किल किया हुआ है। जी तो मैंने उसको डिस्प्लेड फॉर्म में शो कर दिया, यानी कि मैंने उसके एक कार्बन पे और हाइड्रोजन पे जो जो बॉन्ड्स अटैच थे वो सारे मैंने ड्रॉ ओपन करके बना दिए। ओके सर। देखिए ना, फर्स्ट ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए, तो ये मैंने 3 हाइड्रोजन्स ओपन करके शो कर दिए। फिर सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए, ओपन करके शो कर दिए। थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए, ओपन करके शो कर दिए, और फिर उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? जी हसन, क्लियर है आपको? सर भी क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कौन सा? यस उमर। क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कौन सा? हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं। ठीक। मई जून 2019 का पेपर 2-2। स्टेट वन अदर पॉसिबल यूज फॉर वी अपार्ट फ्रॉम फूड फ्लेवरिंग। तो ईस्टर्स का और क्या यूज हो सकता है फूड फ्लेवरिंग के अलावा? परफ्यूम solvent, सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, और परफ्यूम्स में। परफ्यूम्स। सो फूड फ्लेवरिंग, सॉल्वेंट और परफ्यूम्स। तो इन फ्रेग्रेंसेस और इन तीनों, ये दीज आर द 3 यूजेस ऑफ ईस्टर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ये जो अल्कोहल आपने बनाया है ऊपर, वो कौन सा अल्कोहल होगा? क्या मतलब कौन सा अल्कोहल होगा? ये वो टाइप्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी टर्शियरी। अल्कोहल होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन पे फर्दर 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक कार्बन चेन है। अच्छा, ओके। और अगर CH होता तो वो सेकेंडरी होता। हाँ, अगर दो कार्बन चेन्स होती तो सेकेंडरी हो जाता, 2 कार्बन चेन्स और एक हाइड्रोजन होता तो। ठीक है सर। आंसर बताइएगा। जी जी थोड़ा सा सर हसन। ऊपर करिएगा। ऊपर सर ऊपर। जी सर इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है। जी सर ऊपर वाला जो डायग्राम आपने बनाया उसके अंदर आपने जो ब्रेक किया है वो C डबल बॉन्ड O के बाद ब्रेक किया है ना? ठीक है। मगर उसके नीचे जो आपने Na लगाया है वो आपने O के साथ लगाया है डायरेक्टली, तो वो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सर। तो आपने उस वक्त शायद ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपको ये बात बताई थी उस वक्त
कि ये इस तरह ब्रेक हुआ था, और हाइड्रोलिसिस हो रही है तो वाटर H और OH में ब्रेक हुआ था, बिल्कुल सही। वाटर का OH यहाँ पे आके अटैच हो गया था जी बिल्कुल ठीक है सर। और वाटर का H यहाँ पे आके अटैच हो गया था। तो अब जब अच्छा ये सही। एसिड बना तो ये एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हुआ तो इसका H हटके इस पे Na आके लगा। सही है मैं समझ गया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं वापस उसको देख के। ठीक अच्छा जी, और कोई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लें। Okay, ester W is made up of 54.5% carbon, 9.1% hydrogen, and 36.4% oxygen. Calculate the empirical formula. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन is to hydrogen is to oxygen, 54.5 is to 9.1 is to 36.4 divided by 12 divided by 1 and divided by 16. जी, वैल्यूज बताना शुरू कीजिए प्लीज मुझे। सर 4.5 5 4.54, ओके, यहाँ पे तो 9.1 ही आएगी और यहाँ पे और क्या आएगी? 2.275। 2.275। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 2.275 है, तो जी सर। 2.275 से सबको डिवाइड कर देंगे। 1.99 आ रहा है सर पहला। तो यहाँ पे तो 1 आएगा, बाकी दोनों जगहों पे देख बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सर पहला 2 वाला और 2 हो 4 आ रही है। जाएगा, 2 और 4। फर्स्ट में क्या आ रही है? 2 2 2, एंड सेकंड में 4। 4। तो इट मींस C2H4O। यस सर। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, state what additional information is required to determine the molecular formula of W। जी, जब भी सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो हमें क्या चीज चाहिए होती है? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। नहीं, आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को एम्पेरिकल फॉर्मूला के सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो जो चीज हमें यहाँ पे चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, MR ऑफ द सब्सटेंस। सर आप वो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं एक बार? जी, पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए होता है? एक मिनट लिख देता हूं। देखें, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं? एन की वैल्यू निकालते हैं, जो कि एक कोई भी होल नंबर होगा। वो कैसे निकलता है? जो आपको कंपाउंड का MR दिया होगा उसको आप डिवाइड करेंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की बात हो रही है, ठीक है? इसका इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। तो MR को आप किससे डिवाइड करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है, इसका मास कैलकुलेट कर लें जिस तरह MR कैलकुलेट करते हैं, तो आपको N की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। जब M की वैल्यू मिल जाएगी तो जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला है उसमें, जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला में जो भी सब्सक्रिप्ट में नंबर है, ठीक है, उनमें हम उनको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर।
जी आपको थ्योरी के पेपर में भी और पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा, डेटा बुकलेट पूरी नहीं मिलेगी, मगर जो क्वेश्चन पेपर के एंड में पीरियोडिक टेबल और कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएंगी, और किसी क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन जो कि डेटा बुकलेट रेलेवेंट है तो डेटा बुकलेट का वो पार्ट उस क्वेश्चन के साथ इंक्लूड होगा, ठीक है। आगे आ जाइए। कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड आर शोन, ऊपर वाला सबको क्लियर हो गया है ना? यस सर। They all have the same molecular formula. Deduce the molecular formula of x, y and z. जी बताइए। एक तो बात मुझे नजर आ रही है, वो क्या है कि they have a carbon, hydrogen and oxygen. अब मुझे नंबर काउंट करके बताइए कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। सर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। ओके गुड। जी किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लें। ओके इसमें हाइड्रोजन कैसे पता चला? बेटा इससे काउंट कर लो, अगर ये कार्बन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि एक बॉन्ड है। यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है रिमेनिंग 2 बॉन्ड बचे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। और ये कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड O के साथ बना रहा है और सिंगल बॉन्ड O के साथ बना रहा है तो इसका एक बॉन्ड बचा तो इसका मतलब है इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो टोटल 6 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक, 6, 3 एंड 3, 6। तो तीनों में देख लीजिए 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है हसन। ओके सर। In 3 experiments, sodium is added to a separate sample of X, Y, and Z. Complete the table to show the observation. For each of these 3 experiments, ignore any temperature changes which may occur. तो सर आप लोगों को अगर याद हो तो सोडियम मेटल किन किन सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, and alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, वेरी गुड। ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनसे वो रिएक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो Y में कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि Y से रिएक्शन होगा, और अगर हम X को और Z को देखें तो दोनों ईस्टर्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। तो किससे रिएक्ट कर रहा है? Y से। तो X और Z के साथ में क्या लिखूंगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। आप सबको मैंने टेबल वो पेज हैंड आउट दिया हुआ है, उसमें रिएक्शंस हैं, उसमें आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा तो ये तो 2 नो रिएक्शन हो गए। अब सर आगे वो क्या एल्कीन से कह नहीं रहे हैं? करेगा? ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं। तो Y के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेंगे? एफरवेसेंस बनेंगे, ठीक है। या फिर आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बबलिंग। सोडियम सर एल्कीन कार्बोनेट से भी कर सॉल्यूशन सकते हैं रिएक्ट्स ना? विद मिथानोइक एसिड, राइट द इक्वेशन। सोडियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3। अब सॉल्ट मेटल वाटर और कार्बोनेट, जी मेथानोइक एसिड इज CHCOOH। अच्छा एसिड और कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं? सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गुड। तो आप सॉल्ट बनाने से पहले क्या बना लें? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस से बन रहा है। एसिड क्या रिलीज करता है? H। यहां से क्या निकलेगा? कार्बोनेट। वो कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO3 CO2 में कन्वर्ट होगा और अपने एक ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा इन हाइड्रोजन्स के साथ वाटर बनाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन्स जो कि एसिड से रिलीज हो रहे हैं वो, और CO3 का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे।
तो अब अगर आप देखें तो रिमेनिंग चीज आपके पास क्या बच रही है, यू आर लेफ्ट विद द नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड दैट इज HCOO नेगेटिव एंड Na विद अ पॉजिटिव 1 चार्ज। तो दोनों के चार्ज जिसकी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है एसिड क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव एंड पॉजिटिव Na, या नेगेटिव और पॉजिटिव आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है Na। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो Na सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के 2 एटम्स थे, तो बैलेंस करने के लिए मैं 2 प्लेस करूंगा। उस 2 की वजह से ये पूरा ग्रुप भी ट्वाइस हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा। अब आप देख लें इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक चीज जो रह गई है वो मैंने डिस्कस करनी थी। हमने स्पेसिमेन पेपर में जब अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मास का क्वेश्चन रह गया था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, और मैंने कहा था कि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इसके साथ उसे कंप्लीट कर लेते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक मिनट, जरा स्पेसिमेन पेपर देखिएगा आप सब भी। सर नीचे जरा स्क्रॉल करें, वो लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, थोड़ा नीचे जाएं। एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिएगा भाई। जी सर। स्पेसिमेन पेपर, ये विंटर 21 का 2-2 है। नहीं, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर होगा। सर ऊपर सर्च में लिख लेना SP। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। SP4, ये रहा। ये मुझे आप सबके साथ कलेक्टिवली डिस्कस करना था पे। बल्कि ये दोनों चीजें दोबारा डिस्कस कर देता हूं, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। अब देख लीजिए, ये स्पेसिमेन पेपर है। तो इस दफा का पेपर आपके पास ऐसा होगा, सेकंड लास्ट पेज पे आपको कांस्टेंट्स गिवन होंगे और लास्ट पेज पे पीरियोडिक टेबल गिवन होगा। डाटा बुकलेट अलग से नहीं मिलेगी। अब आ जाइए यहाँ पे, इधर एग्जामिनर क्या बता रहा है कि कंपाउंड एक एक्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ठीक है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स इज रिकॉर्डेड। Information about the two peaks with a mass over charge greater than 100 is shown. आपको 2 पीक्स के बारे में बताया गया है जिनका मास ओवर चार्ज क्या है, ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, तो एक का मास ओवर चार्ज क्या है, 102, और दूसरे का मास ओवर चार्ज क्या है, 103। 102 की अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस 100, और 103 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 6.5। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, a molecule of X contains 6 कार्बन एटम्स, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी
demonstrate that this is correct using information from figure 5.1 show your working। वो कह रहे हैं इस बात को जस्टिफाई करिए इस फिगर को यूज करते हुए। तो आपको बताता हूं ये मास स्पेक्ट्रम है। मास स्पेक्ट्रम की हेल्प से जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने होते हैं तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने के लिए वो होती है 100 अपॉन 1.1 टाइम्स abundance of m plus 1 peak divided by abundance of m peak। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, m peak और m plus 1 peak क्या होती है? देखें, जो आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे जो दो पीक्स आ रही होती हैं उनमें से एक बहुत स्मॉलर होती है और एक उससे ग्रेटर होती है। तो जो बिल्कुल स्मॉलर पीक होती है वो क्या कहलाती है? m plus 1 पीक। और जो उससे एक यूनिट स्मॉलर वैल्यू पे बट कंपैरेटिवली लार्जर पीक इज कॉल्ड एम पीक। ठीक है, तो ये 102 वाली जो पीक है वो क्या है? एम पीक है। और 103 वाली जो पीक है वो क्या है? m plus 1 पीक है। ये बात क्लियर है? बट इनकी एबंडेंस क्या क्या है? 6.5 एंड 100। ये बात क्लियर है सबको? Yes, is it clear to everyone? अगर किसी को सर कोई कंफ्यूजन फिर एक्सप्लेन कर दें। बेटा जो दो पीक्स आपको किसी भी स्पेक्ट्रम में, बहुत सारी पीक्स आपको दिखाई दे रही होंगी, मगर जो एक्सट्रीम पे पीक होंगी एक्सट्रीम राइट पे, उनमें से जो सबसे स्मॉलर पीक होगी एक्सट्रीम राइट पे, जो लास्ट पीक होगी वो क्या कहलाएगी? m plus 1 पीक। और जो उससे एक यूनिट स्मॉलर पीक होगी वो क्या कहलाएगी? m पीक। ये बात क्लियर है? यस सर। किसी और को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, गुड शास्त्री। हामिद, आप किसके रिएक्शन की एल्कीन के साथ रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं? अच्छा सर बहुत अब पुराना था जी, एक मिनट। हाँ, अब बोलिएगा हामिद। नहीं सर, कुछ नहीं, बहुत पहले था, समझ आ गया था तब। ओके सर सर ये पहले इंक्लूडेड था ये सिलेबस में या फिर A2 का उन्होंने मूव कर दिया है इसमें? एक मिनट रुके। ओके सर। जी अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि ये पार्ट पहले से सिलेबस में इंक्लूडेड था या फिर A2 से इन्होंने इसमें शिफ्ट किया है? ये A2 से AS में शिफ्ट किया है इस सेशन के लिए। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आएगी इस साल A2 में? नहीं, A2 में ये नहीं कह सकते नहीं आएगी, क्योंकि A2 का जो पेपर 4 होता है उसमें AS और A2 दोनों होते हैं। बट इस साल हम ये जरूर कह सकते हैं कि A2 के पेपर में मास के आने के चांसेस कम है। तो NMR और कार्बन 13 दे देंगे वो? हाँ, वो तो उसके तो आने की मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि वो A2 का सिलेबस ही है। मगर पेपर 4 में AS और A2 दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ठीक है मगर सर। आपकी दफा में इस सेशन में कंपैरेटिवली लेस चांसेस है मास के आने ठीक है। A2 में। ओके, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। तो एबंडेंस हमें m plus 1 पीक की कितनी दी हुई है? तो जरा सॉल्व कर लें। 100 अपॉन 1.1 टाइम्स m plus 1 पीक की एबंडेंस 6.5 दी है और m पीक की एबंडेंस कितनी है? 100 है। जरा कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए वैल्यू क्या आ रही है? ये आपने 100 अपॉन 1.1 क्यों किया है? जी हसन, ये आपने 100 अपॉन 1.1 क्यों किया है? बेटा ये फॉर्मूला है, ये देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने का यूजिंग मास स्पेक्ट्रो
इसको भी। सर ओके समझ गया। तो m+1 पीक 6.5 है, m पीक 100 है, 100 से 100 कैंसिल, 6.5 अपॉन 1.1 क्या आंसर आ रहा है? फाइव पॉइंट नाइन जी उमर दोबारा बोलिएगा। 5.91 5.91। तो 5.91 राउंड ऑफ टू 6.0। क्लियर है सबको? तो ये आपने जस्टिफाई कर दिया कि 6 कार्बन एटम से सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्स का अब आपने बताना है। अच्छा जी, अब कैसे बताएंगे ये सुने पहले। जो एम पीक होती है उस एम पीक का जो मास ओवर चार्ज वैल्यू होती है उससे हमें एमआर पता चलता है। तो इसका मतलब है ये आपकी एम पीक है, एम पीक का मास ओवर चार्ज क्या आ रहा है 102। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड का एमआर क्या होगा 102। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके सर फिर एक्सप्लेन कर जी। रिपीट कर दें। बेटा जो एम पीक, जिसको आप एम पीक से डिटरमाइन करेंगे, उस एम पीक का एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, जिस वैल्यू पे एम पीक बन रही है, जिस मास ओवर चार्ज रेशियो पे, वो ही उसके एमआर के इक्वल होगा, एम पीक के। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, तो एमआर हमें मिल गया 102 का। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें पता है कितने? जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 6। 6. हाइड्रोजन हमें नहीं पता, हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं अभी। उन्होंने ऊपर हमें बताया था कि इसमें ऑक्सीजन भी है, हमें ऑक्सीजन भी नहीं पता, हम उन्हें वाई अज्यूम कर लेते हैं। मगर उन सबका टोटल मास क्या बनेगा? 102। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करूं, कार्बन का मास क्या होता है 12। तो 6 टाइम्स 12 किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस 1 टाइम्स एक्स, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के नहीं पता, एंड 16 टाइम्स वाई, हाई ऑक्सीजन भी नहीं पता। ये सब किसके इक्वल होंगे? 102 के। 6 12 का क्या होता है? 12 टाइम्स 72 6 सर। 72। सो 102 माइनस 72 क्या मिलेगा आपको? 30। ये क्लियर है सबको? और अगर 30 आ रहा है तो कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? जी ऑक्सीजन सॉरी, सर एक हो वन सकता है ऑक्सीजन क्योंकि 2 होंगे तो बिल्कुल 32 एक हो जाएगा। ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन तो नहीं हो सकते, तो एक ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखें, C6 H नहीं पता, O हमें पता चल गया 1 है। तो अगर 16 ऑक्सीजन है, तो जब मैं 30 में से 16 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग क्या मिलेगा मुझे? 14। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 14। तो C6H14O विल बी योर आंसर। ठीक है? तो इस तरह हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया। ये बात क्लियर है सबको? Sir, O1 क्यों होगा? बेटा टोटल कार्बन का मास क्या था? 72. 72। टोटल एमआर क्या था? 102. 102 में से जब आप 72 निकाल रिमूव कर दिए तो बचा क्या? 30. 30। एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16. 2 ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 32. 32। तो हमारे पास तो मास ही 30 बचा ना, तो 2 ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं? Okay, sir.
ठीक है, तो जब मैंने एक ऑक्सीजन का मास रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग मुझे 14 मिला, तो इसका मतलब है कि कितने हाइड्रोजन होंगे? 14 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 14 होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। ये C6H6OY कहाँ से पता चला? मैंने तो अज्यूम किया ना, एक्स को हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन को एक्स और ऑक्सीजन के एटम्स को वाई। तो सर C का आपको कैसे पता चला? सी का तो हम ये कैलकुलेट किया हमने इससे पहले, ये देखें। अच्छा यानी दिया सही से समझ गया। सर M+2 पीक कैसी होती है? ये कौन पूछ रहा है? जी, M+2 पीक जब हेलोजेन्स होते हैं तब आती है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम होगा तो आएगी। अच्छा, उस पे हम बात करते हैं, पहले इधर आ जाइए। अब वो क्या कह रहे हैं? सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रेगमेंट एक्स ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ एक्स एट मास ओवर चार्ज 31। वो कह रहे हैं कि हमें इस पे आपको, जिस तरह ये 100 तक, 100 से 103 तक आपको उन्होंने दिया, अगर आप यहाँ पे बैक मूव होंगे तो जब 31 आएगा एक्स पे, एक्स एक्सिस पे मास ओवर चार्ज वैल्यू, तो वहां पे भी एक सिग्नल आ रहा है, तो उसका आपने क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 31, अब आपने मास पे वर्कआउट करना है कि किस मास से ये आइडेंटिफाई होगा। जिसका मास 31 आ जाए जिस मॉलिक्यूल का, तो वो आंसर होगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल CH3, क्या मास बनेगा? जी, अगर CH3 है तो क्या मास होना चाहिए? 15 15। हमें 31 मास चाहिए, तो अगर CH3 हो लिख दूंगा सकता है तो ना। फिर जी, नहीं सर, मैं वो कह रहा था CH3O वो बनेगा ही नहीं इसके साथ। CH3O, CH3O का नहीं, CH3O हो सकता है ना सर, क्योंकि जी O पे एक वैलेंसी रह जाएगी। बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, हम्म। तो उसमें 1 मिनट, इस बात के चांसेस है। 1 मिनट, जरा मुझे एक और सर चीज ये सोचने दो। ट्रायल एंड एरर पे करेंगे, जी, ये ट्रायल एंड एरर से करेंगे। बिल्कुल, आपको आपको उस मास के इक्विवेलेंट मास लाना है ना, अच्छा चलिए ठीक है सर। जो आपको कंपाउंड बनाना है उसका मास जो है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है। आ, एक चीज और मैं सोच रहा हूँ, तो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, OH, मगर ये फ्रेगमेंट है। इसका MR कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है? बल्कि हाँ, 31 ही आ रहा है इसका। जी, जी सर 31 आ रहा है। तो सर लेकिन ये तो आपने फिगर आउट कर लिया, लेकिन वैसे कैसे फिगर आउट, मतलब स्टूडेंट्स कैसे फिगर आउट करेंगे पेपर में? थोड़ा भाई मुश्किल है। आपको बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसमें उन्होंने मल्टीपल आंसर्स जो हैं दिए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे केस में अच्छा ठीक है सर। 31 मास पे जो भी वे मासेस, जो भी फॉर्मूला बन सकता हो, अगर आपने उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला बनाया है तो वो करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। और देखें दूसरी बात, उमर आपने बोला था कि ये वैलेंसी पूरी नहीं हो रही उस केस में। देखें, वैलेंसी तो इस केस में भी पूरी नहीं हो रही, मगर जो फ्रेगमेंट्स के सिग्नल आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि वो जो है बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन बन रहे होते हैं। तो अब अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास जो जी है इस सर। कार्बन का एक हाइड्रोजन भी कम हो गया है। तो हमारा ये जो है आपका सी पार्ट का आंसर है।
कि CH2OH जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? सर और हम सर जब यस सर C2H5 ले सकते हैं, C2H5 प्लस C2H5 का Fine level मास से। आप जरा कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है। इसका मास 29 है, राइट? जी तीशा, इसका मास 29 है। सर जी सर तो 29 है, तो इसका मतलब है C2H5 का सिग्नल मास ओवर चार्ज M/E 29 पे आएगा, 31 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ठीक है वो सर। स्पीशीज ले सकते हैं जिसका मास 31 पे आ रहा हो, तो ये भी करेक्ट हो सकती है। और इस वक्त ये वाली स्पीशीज भी करेक्ट हो सकती है, CH3O पॉजिटिव भी अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसका भी 31 मास बन रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी उमर, आपको भी क्लियर हो गया? नहीं सर, मैं वो पूछ रहा था कि फ्रैगमेंटेशन में रेडिकल्स को तो नहीं देखते ना? फ्रेगमेंटेशन में जो रेडिकल्स बना लेते मॉलिक्यूल्स, उनको हम नहीं इंक्लूड करते ना स्पेक्ट्रम में? क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं होते ना, क्योंकि क्यों नहीं मास होते सर? स्पेक्ट्रोमेट्री में जो चीज डिटेक्ट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। तो फ्रेगमेंट होने के बाद अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और वो डिटेक्ट होगा। और अगर आपने फ्रेगमेंट बना और उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ नहीं हुआ तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगा आपके पास। ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है और उन्होंने बताया कि उसका सिग्नल आ रहा है, तो इट मींस कि वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाइए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये जिन्होंने मेरे साथ क्लास ली थी उन सबको याद होगा कि ये शेप, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम में ये वाली शेप आपको दिख रही है, एक मिनट में जरा दोबारा इसे बनाता हूं, और इसकी रेंज क्या है 3200 से 3600 की। ये देखिए हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी का मतलब है कि किसका है, अल्कोहल का। क्या रेंज दी हुई है 32 से 3650। तो ये मेजर आइडेंटिफिकेशन है कि इस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। ये आपको टेबल उन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X यूजिंग योर आंसर इन V and information from figure 5.2 and table 5.1, give a reason for your answer। ठीक है, तो फिगर 5.2 में हमने प्रिडिक्ट कर लिया, 5.1 से कंपेयर भी कर लिया, और बी में तो हमें पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो अच्छा, अब अगर देखें अल्कोहल आइडेंटिफाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये वाला ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अल्कोहल है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप जो रेडिकल जो फ्रेगमेंट फॉर्म हुआ है वो एक्चुअली ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन्होंने इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला है, तो आप वही हाइड्रोक्सी ग्रुप ही लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, कि इट हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप। और क्यों, बिकॉज ऑफ ब्रॉड पीक, और सिग्नल भी कह सकते हैं एट 3200 टू 3650 CM इनवर्स। इसका यूनिट देखें CM इनवर्स होता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी सबको क्लियर है? जी सर।
अच्छा, और एक और बात, उन्होंने बी को भी रेफर करने को बोला था, तो हम उसकी बी में हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें, एक ऑक्सीजन एटम है, तो हम ये बात भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला also indicated one oxygen atom, और वो फर्दर जस्टिफाई हो रहा है 3200 से 3650 पे, ये जो ब्रॉड पीक आ रही है जिसको मैंने इनसर्कल किया है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, Yes, sir. नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक सेकंड सर। अब मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए सबसे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सैटरडे ऑनवर्ड्स we will keep a regular class from 11:30 till 12:30। सबके लिए feasible है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं भी ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा, इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ ताकि कोई भी भूले ना। तो हम सैटरडे ऑनवर्ड जो है 11:30 से 12:30 की रेगुलर क्लास रखते हैं पेपर्स तक, ठीक है? तो 11 to 12 कर लें। जी, 11 to 12 कर लें। 11 to 12 थोड़ी सी, चलो देख लेते हैं 11 to 12 होगी या 11:30 to 12:30 होगी, मैं भी श्योर नहीं हूँ। टाइम भी टाइमिंग तो देख हम लीजिएगा सर। ठीक है, चलें। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह सर एक हाफिज। सवाल था। जी, अल्लाह हाफिज हाँ। अलिशवा। Office, सर sir. वो जरा अल्लाह हाफिज 2019 मई जून का पेपर खोलेंगे सर? जी, सर 2019 मई जून का पेपर खोलेंगे जो अभी आप करवा रहे थे? एक मिनट। जी जी, जी सर, इसमें जो लास्ट पार्ट करवाया था आपने, हाँ जी सर, हाँ जी, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। जी, अच्छा, तो बस मैं ये देखना चाह रहा था कि HCO माइनस आपने किया था, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होके जो है, अच्छा सर ये चीज थोड़ी सी समझा दें कि अच्छा इसमें सोडियम लग गया है और हाइड्रोजन रिमूव होके। भाई एसिड है ना, तो एसिड में जी जी OH वाला हाइड्रोजन हमेशा रिएक्शन में OH वाला हाइड्रोजन टेक पार्ट करता है। जी सर, अ, जी सर, ये H जो रिमूव हुआ ये तो समझ आ गया, लेकिन वो OH कहाँ है? अच्छा ठीक है, वो ऊपर से लिया है, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड बिहेव कर रहा होता है तो उसका ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। जी सर, सर मैं ये कंफ्यूज हो रहा था कि जो H2O बना है उसके अंदर OH कहाँ से आया? वो दूसरा OH कहाँ से आया? H तो इसमें से रिमूव हुआ, वो तो मैं समझ गया हूँ, बेटा वो ये OH कहाँ कितने से आया? मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सर दो। तो दोनों अपना एक एक H रिमूव करेंगे, जी सर। तो दो अच्छा हाइड्रोजन हो गए। कार्बोनेट था, कार्बोनेट से जी, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन उसका आ गया। एक ऑक्सीजन उसका आ गया, बॉन्ड, दे विल फॉर्म अ वाटर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ओके, यू आर वेलकम। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।